हाय दोस्तों, मैं लेक्चरर कमल मीणा मेरे यूट्यूब चैनल गुरु कमल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की कड़ी में हम नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं क्लास 12th आरबीसी बोर्ड राजस्थान का सब्जेक्ट हिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। नाम से ही पता चल रहा है स्वर्णिम गोल्ड एरा है किसका, इंडियन हिस्ट्री का। वो चीज़ें पढ़नी है जिन पे हमें एक इंडियन होने के नाते एक प्राउड होता है कि ये चीज़ें हैं जो हमें अच्छी चीज़ सिखाती है, प्लस हमारे जो फोर फादर्स थे उनकी देन है। तो उन चीज़ों के बारे में हम स्वर्ण पृष्ठ के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया था उस पहले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था, सिंधु घाटी सभ्यता बताई थी, जो इतिहास को जानने के स्रोत बताए थे। उसमें फिर एक टॉपिक आया था महाजनपद काल, छोटा सा टॉपिक था। 16 महाजनपदों के बारे में अपन ने पढ़ा। वो 16 महाजनपदों के बारे में मैंने बताया था कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इनका उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था उससे पहले 6ठी BC पूर्व, 6ठी शताब्दी पूर्व में उत्तरी भारत में विशेषकर गंगा नदी के किनारे 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। मैंने आपको बताया था आर्यकरण, वैदिक सभ्यता, उसमें बताया था आर्यों में जो एक राजनीतिक इकाई होती थी जो जन के नाम से जानी जाती थी। फिर उत्तर वैदिक काल में वो क्या हो जाती, जनपद हो जाती है। और 6ठी BC आते आते वो जनपद किस में कन्वर्ट हो जाते, महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते। तो मैंने आपको बताया था उसके 16 महाजनपद हुए। अब उन 16 महाजनपदों के अंदर 4 महाजनपद ऐसे थे जो काफी शक्तिशाली थे, मगध, वत्स, अवंती। ये 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद ऐसे थे, मगध, वत्स, अवंती और एक शायद कौशल था। इनमें से जो मगध साम्राज्य था, मगध महाजनपद था, इसने क्या किया कि बाकी के महाजनपदों को अपने अधिग्रहण कर लिया। इसने बाकी के महाजनपदों का क्या किया, अधिग्रहण कर लिया और अपने क्षेत्र में मिला लिया और एक पूरे विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो एक स्पेशल टॉपिक दिया जाता है भारतीय इतिहास के अंदर, वो मगध का उत्कर्ष। मगध था जो सोन और गंगा नदियों के इधर विंध्य पर्वत के मध्य में स्थित था, जिसकी भौगोलिक रचना इस प्रकार की थी कि उस पर कोई आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था, उसको विजित नहीं कर सकता था। दूसरे आसपास वहाँ पे लोहे की खानें थी, पहाड़ों क्षेत्र से भी घिरा हुआ था, जल से भी घिरा हुआ था, तो एक सुरक्षित क्षेत्र था। तो हम आपको यूँ कह सकते हैं कि जो प्रथम नगरीकरण अपन ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये द्वितीय नगरीकरण यहाँ पे था। देखो बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, आपको कोई चीज़ को पढ़ना है तो उसकी एक स्टेप बाय स्टेप उसकी समझ बनानी है, अपन को रटना नहीं मारना। रट्टे मारने से क्या होगा, पास तो आप कर जाओगे, दुनिया कोई ताकत आपको फेल नहीं करेगी, लेकिन रट्टे मारने से काम नहीं चलने वाला। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ बढ़ेगी तो मजा आएगा, आप उस विषय में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो मैं चाहता हूँ आपकी समझ बने, इसलिए मैं यहाँ से आपको लेके आ रहा हूँ। अब मगध साम्राज्य का उदय हो गया। मगध साम्राज्य का उदय हो जाने के कारण में वहाँ पे क्या है, लोहा वगैरह भी आसानी से उपलब्ध था, तो उन्होंने लोहे के हथियार बनाए, औजार बनाए, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस तो मार्केट बना, है ना, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा। इसकी वजह से फिर क्या होता है कि मगध एक स्ट्रॉन्ग राज्य के रूप में उभर गया। फिर उसमें जो मगध का सबसे पुराना जो राज्यवंश था, उस पर बृहदर्थ नामक एक राजे थे, उन्होंने अपने राज्यवंश की स्थापना करी। तो पहला जो राज्यवंश मगध पे मिलता है इतिहास में उल्लेख, वो बृहदर्थ वंश मिलता है। बृहदर्थ के बाद में हर्यक वंश मिलता है। हर्यक वंश की वजह से आपने बिंबिसार है, अजातशत्रु, उदयन है, नागदर्शक, ये लोग थे, शासन किया इन्होंने। हर्यक वंश के बाद में जो अहम वो आ जाता है वो था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद में आ जाता है नंद वंश, और नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मनंद। महापद्मनंद, जैसा कि अपन जानते हैं इतिहास में लिखा हुआ है कि वो शूद्र थे, शूद्र जाति से, शूद्र वर्ग से आते थे। और महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। उन 8 पुत्रों में एक उसका पुत्र था छोटा छोटा, जिसका नाम था घनानंद। घनानंद शासक था भारत का। यह आप यूँ कहो कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। घनानंद के समय में ही यूनान के जो आपने नाम सुना होगा सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर बोलते हैं, अलेक्जेंडर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस टाइम पे जो भारत के शासक थे वो थे कौन, घनानंद थे।
होता क्या है कि इतिहास में खूब सारी किंवदंतियाँ लिखी गई है, लेकिन एक जानकारी मिलती है जिसके तहत एक बार जो कौटिल्य, नाम सुना होगा आपने कौटिल्य का, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वो ब्राह्मण थे जाति से, जो घनानंद थे वो शूद्र थे। तो कोई दान दक्षिणा को लेके, कोई दान जो दिया जा रहा था उसको लेके किसी बात पे मनमुटाव हो गया, किसके, घनानंद के और कौटिल्य के या विष्णुगुप्त के। इस बात को लेके विष्णुगुप्त ने ठान लिया कि मैं इस शूद्र वंश का जो शासक है इसका एंड करूंगा, खत्म करूंगा और मैं एक नए राजवंश की स्थापना करूंगा। अब क्या होता है कि उसको ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी मुलाकात हो जाती है कहीं पे। चंद्रगुप्त मौर्य को राजकिलिम नामक एक खेल खेल रहा होता है। चंद्रगुप्त मौर्य की वो टैलेंट से बड़ा प्रभावित होता है चाणक्य, विष्णुगुप्त, और उस जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं, तो उनके टैलेंट से प्रभावित होता है, उसको अपने साथ ले जाता है और उसको अस्त्र शस्त्र, सारे वेदों की सारी, एक राजा बनने की सारी शिक्षा देता है, ट्रेंड करता है उसको, ट्रेंड करके, और उसको जो नंद वंश का जो शासन था भारत के अंदर, इसको खत्म करने में उसकी सहायता करता है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन जाता है भारत का, जिसको आप कह सकते हो कि भारतीय इतिहास में एक प्रथम एक अच्छे साक्ष्य मिलते हैं, प्लस वहाँ से एक सिस्टमिक ढंग से इतिहास मिलता है, जहाँ से हमें अच्छी जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 में हुई थी। मौर्य साम्राज्य 322 से लेकर 185 BC के आसपास चला था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी हुआ, उसके बाद बिंदुसार हुआ, उसके बाद अशोक हुआ, अशोक महान के बाद में बृहदर्थ वगैरह, उसके जो पोते पोत्र वो वगैरह हुए। उसके बाद में फिर 185 तक मौर्य शासक या मौर्य वंश का शासन चलता है मगध के ऊपर। अब मौर्य साम्राज्य, अब इसमें देखो सबसे जो अहम चीज निकल के आती है, यहाँ तक क्लियर हो गया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई, किसने करवाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, किसकी सहायता से की? विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से की थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जो इन्होंने मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है, इसमें देखो मेन अगर पहला क्वेश्चन बनता है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, सीधा सा पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत बताइए। क्या है क्वेश्चन? मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत बताइए। तो जहां से हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य वाकई था, कैसे हमें पता? भाई इतिहास तो बाद में लिखा गया है, कहां से इनको कलेक्ट कर करके लिखा गया है? कौन तो विदेशी शासक थे, कौन विदेशी जो इतिहासकार थे, और कौन राजा थे जिन्होंने अपने अभिलेखों में या फिर अपनी किताबों में, कौन भारतीय इतिहासकार थे इन्होंने लिखा है उस शासन के बारे में। फिर इनको बाद में कलेक्शन किया गया, सबको मिलाया गया उनको, और फिर एक इतिहास का रूप दिया गया जिसको आज हम और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत है। इसके अंदर देखो अर्थशास्त्र किसका बुक्स है? अर्थशास्त्र। अभी आप बताए मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके जो प्रधानमंत्री कह दो, जो सहायक कह दो, उनके कौन थे? अभी अपन जिक्र करते, विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य, तीनों एक ही नाम है। तो उन्होंने एक बुक्स लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। नाम से पता ऐसा लग रहा है जैसे बुक इकोनॉमिक्स की हो, लेकिन ये बुक्स किसकी है? इसके अंदर जो मटेरियल है वो इकोनॉमिक्स का नहीं होगा, किसका है? राजनीति का है, पॉलिटिकल का मैटर है। एक राजा को कैसा होना चाहिए, राजा के पड़ोसी कैसे होने चाहिए, राजा का मित्र कैसे होनी चाहिए, राजवंश कैसा होना चाहिए, जनकल्याण, वो सारी चीजें पॉलिटिकल की जानकारी हमें किस मिलती है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी के बारे में मिलता है। पूछा भी जा सकता है मौर्य अर्थशास्त्र किसकी बुक है, तो वो है कौटिल्य विष्णुगुप्त की। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी बुक है? विशाख दत्त एक इतिहासकार लेखक हुए भारतीय इतिहास के अंदर, जिनकी बुक का नाम है मुद्रा राक्षस। उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी के बारे में जानकारी मिलती है। फिर कथा सरित सागर है, जिनके इतिहासकार है सोमदेव। कथा सरित सागर, जिसके इतिहास का लेखक कौन है? सोमदेव है। उनकी बुक से भी हमें जानकारी मिलती है। फिर व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। कुछ धार्मिक ग्रंथों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश और महावंश, इनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के बारे में उन्होंने काफ़ी लिखा है, क्योंकि अशोक जो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है, उसकी सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? दीपवंश और महावंश में मिलती है। फिर जैन ग्रंथों में भद्रबाहु जो एक उसके जैन धर्म के प्रमुख गुरु थे जो दक्षिण भारत में, उनकी एक
किताब, एक रचना है, ग्रंथ है जिसका नाम है कल्पसूत्र, उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें लिखा गया है भद्रबाहु में कि भद्रबाहु के नेतृत्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य साम्राज्य संस्थापक थे, उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण फिर उन्होंने क्या किया, अपनी अंतिम समय में जो शरीर त्याग किया था वो किससे किया था, संथारा या संलेखना, संथारा या संलेखना। संथारा संलेखना क्या होती है, संथारा या संलेखना उसको बोलते हैं। जैन धर्म के अंदर जो एक जैन उपासक होता है वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, कैसे, भूख को त्याग देता है, खाना पीना सब छोड़ देता है और मृत्यु के साथ आलिंगन कर लेता है, वो क्या कहलाता है, संतारा या संलेखना। आगे समझ में, दोबारा बताता हूँ, नहीं आई होगी मेरे को पता है। जैन धर्म में जो जैन धर्म के उपासक होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो क्या करते हैं कि भूख मतलब खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, और खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, किस हद तक छोड़ते हैं, जब तक वो मृत्यु प्राप्त नहीं कर ले, अर्थात खाना पीना छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही क्या है, संथारा या संलेखना है। तो वो कैसे किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, भद्रबाहु के जो ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसके अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कुछ विदेशी इतिहासकार हैं जिनमें स्पेशली यूनान के लेखक हैं। यूनान के लेखकों में जस्टिन है, स्ट्रेबो है, प्लूटार्क है। प्लूटार्क तो यहाँ तक कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेके पूरे भारत को रौंद डाला था, रौंद डाला ऐसे लिखता है, रौंद डाला। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरे अपनी इस किताब में लिखा हुआ है कि भारत को जीत लिया, विजित कर लिया, लेकिन वो तो प्लूटार्क तो ये लिखता है। तो ये विदेशी इतिहासकार है, इनसे भी हमें क्या है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी इनमें भी हमें मिलती है। नेक्स्ट है चीनी इतिहासकार फाइयान, हैंसांग, इतिसिंग, इनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में, वहाँ पे रुद्रदामन हुए थे शक शासक, उनका एक अभिलेख मिला है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, यहाँ पे एक झील बनाई थी जूनागढ़ में। तो इसकी सारी जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। फिर अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों से भी मौर्य साम्राज्य की बहुत सारी जानकारी मिलती है। अशोक टोटल सब कुछ अभिलेखों में उन्होंने लिखा गया अशोक के अभिलेख। फिर मेन जो तमिल भाषा में लिखे गए स्थानीय ग्रंथ है एनानूर और मुरानूर, क्या नाम है, एनानूर और मुरानूर, ये तमिल भाषा के लिखे ग्रंथ हैं। इससे भी हमें क्या है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो अब देखो, मैं आपको कोशिश किया, बताया कि जो पहला कुछ अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये क्या बनता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए। तो अगर ये क्वेश्चन बना तो आपको ये सब कुछ लिखना, मौर्य साम्राज्य के पहले विदेशियों में लिख देना, यूनानियों को अलग लिख देना है, चीन वाले लेखक है उनको अलग लिख देना है, फिर इंडिया वाले इतिहासकार जो बताया मैंने, अर्थशास्त्र के कौटिल्य वगैरह, ये सारा कुछ लिखना है आपको। क्षेमेंद्र, भरत कथा, मंजरी कथा, सागर। उसके बाद फिर आपको धार्मिक ग्रंथ ले लेते हैं, बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश ले लेते हैं, फिर जैन ग्रंथों में आपको कल्पसूत्र ले लेना है। तो ये सारी जानकारी के स्रोत, यहाँ से हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य कैसा था, कैसे उस साम्राज्य का निर्माण हुआ, कौन कौन शासक थे, क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ रही, इनके बारे में। और फिर स्पेशली जो अशोक के अभिलेख है, जूनागढ़ का रुद्रदामन का अभिलेख है, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की बहुत सारी जानकारी का मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, इनको हत्या करके या उनको पदच्युत करके चाणक्य की सहायता से नए वंश की स्थापना की थी, और वो था मौर्य वंश। 322 से लेके और 298 BC तक इतने रहे। 321-22 में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है, 298 BC तक। इनके जो मेन सहायक थे वो चाणक्य थे। चाणक्य का तीनों एक ही नाम है, विष्णुगुप्त कहो, चाणक्य कहो या कौटिल्य कहो। कौटिल्य क्या है, कुटल इनका दादा का नाम था। चाणक्य के दादा का नाम क्या था, कुटल था, इसीलिए इनको कौटिल्य भी कहा गया। ठीक है, जो इनकी जो मेन किताब मैंने अभी जिक्र कर दिया था, अर्थशास्त्र की इनकी थी, चाणक्य की मुख्य किताब थी, पूछा जा सकता है। और जो अब इसमें जो मेन चीज आती है, मैंने आपको बताया जो घनानंद था, उसके जो समकालीन शासक या जो यूनानी शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था घनानंद के, वो थे सिकंदर। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे जीत लिया था भारत को उन्होंने। कितने, सिकंदर ने काफ़ी हद तक उत्तर पश्चिमी जो वाला बेल्ट था, ये इधर वाला बेल्ट था भारत का, इसको सारा सारा पंजाब वगैरह के कश्मीर, ये वाला बेल्ट को किसने जीत लिया था, सिकंदर ने जीत लिया था ये बेल्ट। तो अब लेकिन सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि भारत के जो उत्तर पश्चिमी ये बेल्ट था,
इसके जो छत्रप या यहाँ के उत्तराधिकारी कह दो, किसका उत्तराधिकारी था? सिकंदर का उत्तराधिकारी था। तो सिकंदर के उत्तराधिकारी को यहाँ पे था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था उसका? सेल्यूकस था। निकेटर तो क्या होता है? उपाधि होती है, उसको पूरा नाम उसका सेल्यूकस निकेटर मिलता है। निकेटर उसकी उपाधि थी। निकेटर का मतलब होता है विजेता। तो सेल्यूकस निकेटर था जो यहाँ के उत्तर पश्चिमी जो भारत के जो थे उनका अधिकारी बनाया गया, किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। तो यहाँ पे वो राज्य कर रहा था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत की गद्दी पे बैठा, मगध की गद्दी पे बैठा, तो उसके सामने दो लक्ष्य थे। मेन लक्ष्य तो क्या था कि भारत को जो शूद्र शासक थे यहाँ पे नंद वंश के लोग, उनसे मुक्त करवा देना। पहला तो वो उसने कर चुका था, वो शासक बन चुका था। और दूसरा लक्ष्य था कि जो सिकंदर के उत्तराधिकारी भारत के उत्तर पश्चिम में जो शासन कर रहे थे, इधर भारत के उत्तर पश्चिम में जो शासक कर रहे थे, इनसे भारत को मुक्त करवा देना, इनको यहाँ से भगा देना। तो सेल्यूकस निकेटर, इस फलस्वरूप क्या होता है? दोनों में टकराव होता है और जो सेल्यूकस निकेटर था उसके साथ युद्ध होता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। कब? 305 ईस्वी में। 305 में दोनों का युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि विजित होते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य साहब इसमें विजित हो जाते हैं, जीत जाते हैं, और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? दोनों में एक संधि होती है, और उस संधि के अनुसार जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपनी लड़की, उसकी लड़की का नाम था हेलेना। क्या नाम था उसकी लड़की का? हेलेना। इस लड़की को किसके साथ ब्याह दिया? चंद्रगुप्त के साथ इसकी शादी कर दी। एक छोटा सा इस टाइप का क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कई बार, पिछली एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय इतिहास में लिखित साक्ष्य या कहोगे भारतीय इतिहास की पहली अंतर्राष्ट्रीय शादी कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय शादी कहा जाता है इसको, हेलेना की जो चंद्रगुप्त की हुई थी दोनों की। तो हेलेना कहाँ की थी? मकदूनिया का जो सेल्यूकस निकेटर थे इनकी बेटी थी। ठीक है, तो हेलेना के साथ इनकी शादी हो गई। बदले में क्या हुआ कि दहेज लेने की बजाय दहेज दिया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा। क्या दहेज दिया? 500 हाथी दिए उसको। किसको? 500 हाथी दिए उसको, सेल्यूकस निकेटर को, कि आप हाथी रखिए, आपकी बेटी आपने हमें सेप्रे में भेंट की है तो हम भी आपको सेप्रे में भेंट देना चाहिए। और उन्होंने 4 राज्य भी इसको दिए थे। किन्होंने? सेल्यूकस निकेटर ने, जिन पे उनका कब्जा था, पश्चिम में कब्जा था। एक का नाम था एरिया, एक नाम क्या था? एरिया, जिसका वर्तमान में अपन हेरात बोलते हैं, अफगानिस्तान पड़ता है। एरिया, आरकोसिया जिसको अपन वर्तमान में कंधार बोलते हैं, ये भी अफगानिस्तान के अंदर है। और जेड्रोसिया, बलूचिस्तान, वर्तमान इसको बलूचिस्तान बोलते हैं, उस टाइम पे इसका नाम था जेड्रोसिया। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और पेरी डेई ये काबुल, ये भी कंधार में। तो जो ये सारे क्षेत्र कहाँ थे? पूछा जा सकता है कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त को कौन कौन से राज्य सौंपे गए या दिए गए? तो कौन से 4 राज्य दिए गए थे? एरिया है ना, पेरिपेनिस्डेई, जेड्रोसिया और आर्कोसिया। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। पहला एरिया, आर्कोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेनिस्डेई। अगर आप इनको यकीन नहीं रट सकते तो आपकी किताब में ये चीज़ खोलते प्रश्न लिख लेना। एरिया के पास में हेरात लिख लेना, हेरात वर्तमान में नाम क्या है इसका? हेरात है। आर्कोसिया के पास में आप कंधार लिख लेना, कंधार है वर्तमान में इसका नाम। और जेड्रोसिया के पास में आप क्या लिख लेना? बलूचिस्तान लिख लेना, बलूचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है। और पेरिपेनिस्डेई के पास में आप लिख लेना काबुल, वर्तमान में इनका नाम ये काबुल है। तो 4 राज्य दिए गए थे, किसके द्वारा दिए गए थे? चंद्रगुप्त को दिए गए थे, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। क्लियर हो गए? ये पूछा जा सकता है, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन छोटा बन सकता है। अब आ जाता है संथारा। मैंने बता दी कि चंद्रगुप्त की जो अंतिम समय था, जैन धर्म को जो भद्रबाहु थे, मैंने बताया अभी आपको, जो साहित्यिक स्रोत बताया था उसमें बताया था कि भद्रबाहु ने एक किताब लिखी थी कल्पसूत्र, वही भद्रबाहु है। उन भद्रबाहुओं के निर्देशन में इन्होंने क्या नाम से जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और संथारा के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। संलेखना या संथारा दोनों एक ही चीज़ है, जैन धर्म में होती है। पूछा जाता है किस धर्म में संलेखना संथारा होता है, तो वो जैन धर्म, इसके द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहाँ पे किया था? श्रवणबेलगोला जगह पे, मैसूर या कर्नाटक में। श्रवणबेल, आज वहाँ पे उसको नाम भी श्रवणबेलगोला जगह है, गुफा है श्रवणबेलगोला, वहाँ पे तपस्या की
वहाँ पे शरीर त्याग किया संथारा के द्वारा कर्नाटक में। कब किया था? 298 BC में। तो कुल मिला के चंद्रगुप्त के बारे में अपने अच्छी जानकारी ली। चंद्रगुप्त 322 से 21 में मगध की गद्दी पे बैठे और 298 तक जीवित रहे। संलेखना संथारा के द्वारा शरीर त्याग कर दिया और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसको? घनानंद को हरा के की थी। किसकी सहायता से की थी? चाणक्य की सहायता से या कौटिल्य की सहायता से? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बुक्स लिखी थी, उससे हमें इनकी जानकारी मिलती है। और उसका जो सेल्यूकस निकेटर था, किसका? उसका सिकंदर का उत्तराधिकारी था, जो भारत को उत्तर पश्चिम भाग में जो राज्य कर रहा था, उसको हराया। कब? 305 में हराया था। और बदले में उसने क्या किया? अपनी लड़की की शादी की चंद्रगुप्त के साथ में। उस लड़की का नाम था हेलेना, जो कि भारतीय इतिहास की पहली अंतर्राष्ट्रीय लिखित साक्ष्य मिलते हैं जिसकी शादी है। और बदले में जो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए और उन्होंने 4 राज्य दिए थे। एक का नाम एरिया था, जिसको वर्तमान में हेरात बोलते हैं। एक का नाम जेड्रोसिया था, जिसको अपन बलूचिस्तान बोलते हैं। एक का नाम आर्कोसिया था, जिसको अपन कंधार बोलते हैं। एक का नाम पेरिपेनिसडेई था, जिसको अपन वर्तमान में काबुल बोलते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद एक बार रीडिंग मारना, समझना, वापस देखना बहुत अच्छे से। आई थिंक बढ़िया मैंने काम किया इसके ऊपर। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम था बिंदुसार। वो गद्दी पे बैठता है 298 BC में और 298 से 273 BC तक राज्य करता है। बिंदुसार को अमित्र घात कहा है। क्या कहा है? अमित्र घात। मित्र घात मतलब मित्र नहीं होंगे, वो क्या होंगे? दुश्मन। मित्र घात मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला। की उपाधि किसने दी? यूनानियों ने दी इसको, अमित्र घात। पूछा जा सकता है। तो बिंदुसार को अमित्र घात की उपाधि दी गई। बिंदुसार के समय जो मेन काम हुए थे, तक्षशिला में विद्रोह हो गए थे। 2 बार विद्रोह हुए थे तक्षशिला के अंदर। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? कश्मीर इस वाले भाग के अंदर। तो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। विद्रोह को दबाने के लिए एक बार तो इसने अपने बेटे को भेजा था, जिसका नाम था सुसीम। क्या नाम था? सुसीम। और फिर उसने सुसीम को नहीं दबा, फिर दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। पूछा जाता है कई बार, क्या तक्षशिला के हुए विद्रोह को, बिंदुसार के समय में जो विद्रोह हुए थे, उसको दबाने के लिए किसको भेजा गया था? दबाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसको भेजा था? सुसीम और अशोक को भेजा गया। क्लियर हो गया? अब जो यूनानी शासक था जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम ने के जो राजदूत थे डाइमेकस, यूनानी शासक के जो राजदूत थे, यूनानी शासक का नाम था एंटियोकस प्रथम। उनके जो राजदूत थे डाइमेकस को उन्होंने किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके दरबार में जो सेल्यूकस निकेटर था, इसने भी अपना एक राजदूत भेजा था। उस राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज था। और जिसने एक बुक लिखी थी, बड़ी अहम बुक है इतिहास की, इंडिका। इंडिका गाड़ी आती है ना, कार, वो इंडिका कार वहीं से चुराई गई है, उनके द्वारा नाम दिया गया, उसका टाइटल वहीं से लिया। तो इंडिका बुक किसकी है? मेगस्थनीज की है। मेगस्थनीज किसके राजदूत थे? मेगस्थनीज राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सेनापति था किसका? सिकंदर का। जो कहाँ शासक करता था? भारत को उत्तर पश्चिम में। कहाँ का था सिकंदर? मकदूनिया या मैसेडोनिया का था। अगली बात समझ में? तो ये तो अपन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो आया था कौन राजदूत, वो तो था मेगस्थनीज। और बिंदुसार के समय में आया था यूनान के शासक था एंटियोकस प्रथम, उसका जो राजदूत आया था उसका नाम था डाइमेकस। और फिर मिस्र के एक राजा थे, मिस्र के राजा थे। मिस्र कहाँ पे पड़ता है? मिस्र कहाँ पड़ता है? उत्तरी क्या नाम से अफ्रीका के देश है, उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है, उसका देश है मिस्र, जो नील नदी का उपज बोलते हैं, नील नदी का प्रधान बोलते हैं। उसी के राजा थे कौन? फिलाडेल्फस। उनका जो राजदूत था वो डायनोसियस, वो भी बिंदुसार के दरबार में आया था। अब यहाँ तक बिंदुसार की कहानी हो जाती है। अब आज मौर्य साम्राज्य की जानकारी की स्रोत पढ़े, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, बिंदुसार को समझा अपन ने, मैंने कोशिश की आपको। अब जो बिंदुसार है, बिंदुसार के लगभग बहुत सारी रानियां थी, लगभग कहा जाता है कि इसके 101 पुत्र थे बिंदुसार के। उनमें अशोक भी था और बाकी पुत्र थे, आपस में झगड़ा होता है। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद में लगभग अशोक पदासीन होता है, मगध की गद्दी का राज सम्राट बनता है, राजा बनता है, और जिसको अपन अशोक महान के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अशोक का होगा।
कंटिन्यूस एक देखिए, एक बार इसको वीडियो को देखने के बाद किताब पढ़िए। अगर कुछ समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ हमारी समझ में नहीं है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।